बहुत देर से आप लोग बैठे हैं ना, थोड़ा थक गए थोड़ा। तो मैं, आप चाहे थके हो चाहे ना थके हो, मुझे तो सुनना पड़ेगा ना। मजबूरी में सुनोगे 2 घंटे 2.5 घंटे सबको सुनने के बाद, तो भी सुनो, प्यार से सुनोगे अच्छी। तो कौन कौन प्यार से सुनना चाहता है, हाथ ऊपर करो जरा। वाह, अच्छा, बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। ये बहुत बड़ा उत्सव है, एक बड़ा सेलिब्रेशन है। जब मैं इस टेंट के अंदर आ रहा था तो बहुत सारे लोग जिन्हें बैठने को जगह नहीं थी, हमारे बच्चों को, उनके माता पिताओं को, परिवार को, तो उनको दूसरी जगह बैठाया जा रहा था। तो आपको तो मैं संबोधित कर ही रहा हूं यहां से, लेकिन जो दूसरी जगह बैठने के लिए मजबूर हैं वो भी मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि आप लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत खुश नजर आ रहे हो। हमारे बच्चे, खासकर जो आज पहली बार यहाँ आए हैं या स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के लिए, जिनका एडमिशन हुआ है। मुझे अपनी याद है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने शहर विदिशा में, जो मध्य प्रदेश में है, वहां जब पहले दिन गया तो मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। एक डर था, क्योंकि सब लोग जानते थे कि उन दोनों बड़ी रैगिंग हुआ करती थी। सीनियर लोग पकड़ के आपको कुर्सी पे खड़ा कर देते थे, नचाते थे, मुर्गा बनाते थे और कई तरह के काम करते थे। तो वो तो डर था एक, लेकिन एक हिचक भी थी, संकोच भी था। नए बच्चे मिलेंगे तो क्या होगा, दोस्ती कैसे होगी, पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या रिश्ता होगा, एकदम नया माहौल, नए टीचर्स, नए डायरेक्टर, सब कुछ नया नया था। तो मुझे लगा कि ये जिंदगी की एक दूसरी यात्रा की शुरुआत है, या यूं कहिए कि एक पड़ाव पहला खत्म हो गया और दूसरे पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। लर्निंग इज एंडलेस जर्नी, वो तो कभी खत्म नहीं होती। डिग्रियां वगैरह जरूर बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो डिग्री बढ़ेगी। मैं यहां 10-12 साल पहले आया था JCRC के इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो देखो, आने का फायदा हुआ कि मैं दूसरी बार आया हूं, तो नोबेल प्राइज, भारत का पहला भारतीय जिसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला, उस नाते आ रहा हूं। तीसरी बार भी मैं आऊंगा। अग्रवाल जी, विक्टर जी, अर्पित जी, अमित जी, और अभी तो धीमांश भी तैयार हो गया। तीसरी बार आऊंगा तो मैं इस अपेक्षा से आऊंगा कि उस दिन इससे भी बड़ा सेलिब्रेशन होगा। पूरा शहर उमड़ पड़ेगा जब मैं आऊंगा, लेकिन तब मैं अपने लिए नहीं आऊंगा,
JECRC के किसी बच्चे को जब नोबेल पुरस्कार मिल चुका होगा, इस अपेक्षा के साथ में आऊंगा, इस आशा और इस आशीर्वाद के साथ यहां आऊंगा। अमित जी अभी पूछ रहे थे कितने लोगों ने यहां मौजूद हैं इतने नजदीक से किसी नोबेल लॉरिएट को। नोबेल लॉरिएट तो काफी हैं दुनिया में, 250 के करीब जिंदा हैं, 250, लेकिन पीस लॉरिएट 20-25 ही हैं, जिसमें से 8-10 तो काफी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मैं तो अभी जवान हूं ना। अभी सवेरे सवेरे हमारी ये बहनें मुझे लेने आ गई वहां होटल में। तो मेरी एक खराब आदत है जो छूट नहीं पा रही है कि जब मैं खाना खाने बैठता हूं, नाश्ता करने बैठता हूं, तो दाल सब्जी, मैं शाकाहारी हूं पक्का, इसलिए अंडे भी नहीं खाता, लेकिन सांभर खा रहा था तो मुझे डर लगा कि आज अगर सांभर खाऊंगा तो मेरे कुर्ते पे, सफेद कुर्ते या पजामे पे सांभर गिर जाएगी, तो फिर कैसे जाऊंगा। तो जो कपड़े मैं कल पहने हुए था, परसों पहने हुए था, वही कपड़े पहन के नाश्ता करने उतरा। और ये हमारी बहनें जल्दी से बोली चलिए सर तैयार हैं हम लोग। मैंने कहा मुझे 2 मिनट दो, मैं थोड़ा सा हीरो बन के आता हूं ऊपर से कमरे में से कपड़े बदल के। तो जब लौट के आया तो मैंने आपसे कहा ना, हीरो जैसा दिख रहा था, देखो नए कुर्ते पजामे। ये इसलिए किया मैंने कि आज मैं जिन बच्चों से मिलने वाला हूं, वो बच्चे असली हीरो हैं, इस देश को बनाने वाले हीरो हैं। ये जो शिक्षक लोग यहां बैठे हैं, ये उस कुम्हार की तरह हैं जो मिट्टी में से एक मूर्ति बनाएंगे, जिस मूर्ति की सारी दुनिया पूजा करेगी। ये वो शिल्पकार हैं राजस्थान के कि जो कूड़े में पड़ा हुआ, जमीन में पड़ा हुआ पत्थर भी उठा लेंगे और अपनी नजरों से देख लेंगे तो उसको छेनी से खोद खोद के मूर्ति बना देंगे, जो दुनिया में बहुत कीमती मूर्ति बनेगी। आप लोग वही मूर्ति बनने वाले हैं जिसको दुनिया एक दिन जानेगी। चार बातें मैं यहां कहूंगा, मोटी मोटी बात, और कुछ कहानी भी बीच में सुनाऊंगा। पहली बात है नए विद्यार्थियों के लिए, बहुत साधारण तरीके से लीव योर बैगेज आउटसाइड द कैंपस। ये जो भरी हुई चीजें हैं, डर है भरा हुआ, डर का बैगेज, असमंजसता का, अविश्वास का, पुरानी पहचानों का जो थैला भर के तैयार हुआ है अभी तक, उसको पीछे रख दो और एक ओपन स्लेट के साथ, एक नए खुले दिमाग के साथ यहां आएंगे तो बहुत आसान होगा नई चीज सीखना। लीव योर बैगेज आउट। एक कहानी है हमारे उपनिषद में, बहुत पुरानी किताब है उपनिषद, जिसे कहा जाता है कि वो वेदों का सार है, वेदों का सार। और वेद संसार की सबसे पुरानी ज्ञान की किताब माने जाते हैं।
तो हुआ ये कि एक बार जंगल में एक बहुत विद्वान तपस्वी ऋषि रहा करते थे, उनका गुरुकुल था। जब प्रिंस राजकुमार बड़े हो गए तो राजा ने एक दिन उनको बुलाकर कहा कि अब तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। पढ़ाई करने के लिए हम तुमको जंगल में एक गुरुकुल में भेज रहे हैं। प्रिंस ने पूछा क्या होता है गुरुकुल, कैसी जगह होगी वो? हम तो यहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात वाले महल में रहते हैं, जंगल में ऐसा महल है क्या? उन्होंने कहा नहीं, जंगल में गुरु उसके पास जाओ। नानुकुर करने के बाद भी राजा नहीं माना, बेटे को उसने भेज दिया। तो राजकुमार अपने रथ में सवार हुए। हाथी घोड़े ढोल बाजे नगाड़े राजकुमार के साथ जैसे चलते थे चले। जंगल तक गए वो सब, घुड़सवार अंगरक्षक, ऑल द पर्नोफेलिया, चैरियट्स, एलिफेंट्स, सब जा रहा है। वहां जब जाके पहुंचे तो राजकुमार ने जाके, एक छोटी सी झोपड़ी थी उस गुरु की, राजकुमार तो चिढ़ा हुआ था, जाके उसने दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, तुम कौन हो? Who are you? लड़के ने कहा आप जानते नहीं है, इतने ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कौन होगा यहां पर? मैं हूं राजकुमार आपके देश का, जहां आप रहते हैं। फिर भी दरवाजा नहीं खुला। राजकुमार और झल्लाया और जोर से चिल्लाया, सुनते नहीं हो मैं राजकुमार हूं। दरवाजा नहीं खुला। 5-10 मिनट बाद बहुत गुस्सा हुआ राजकुमार और अपने अंगरक्षकों से कहा कि वापस ले चलो, ये आदमी बहुत घमंडी है, मैं यहां नहीं रहूंगा। वापस आ गए, पिताजी को सारी बात बताई। पिता ने कहा दोबारा जाओ, अब तुम्हारी पढ़ाई वही होगी। जाना पड़ा। 2-4 दिन बाद फिर मां ने भी कहा कि बेटे को क्यों हमसे दूर भेज रहे हो, यहीं पढ़ लेगा, अच्छे अच्छे गुरुओं को शिक्षकों को यहीं बुला लो राजमहल के अंदर। राजा ने जब दोबारा पहुंचे तो सारा ढोल ढाल उन्होंने बाहर छोड़ दिया, अपना दिमाग चलाया राजकुमार ने और दरवाजा खटखटाया। फिर भीतर से आवाज आई, तुम कौन हो? राजकुमार ने कहा अगर मैं जानता होता कि मैं कौन हूं तो मैं आपके पास काहे को आता, मैं यही जानने के लिए आया हूं कि आखिर मैं हूं कौन। And then the Guru realized that he has kept away his baggage, being the prince of the state. इसने अपने दिमाग के बोझ को बाहर कर। आप लोग बहुत बड़े घरों से आए होंगे, पॉलिटिशियंस के बेटे होंगे, बेटियां होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे बेटियां हो सकते हैं, और ऐसे साधारण लोगों के बेटे बेटियां भी होंगे जिन्होंने पाई पाई करके ये तैयारी की कि मेरा बेटा मेरी बेटी एक दिन एक बड़े यूनिवर्सिटी में जाएगी। अपनी सहूलियतें, अपनी सुख सुविधाएं, अपनी जिंदगी को
अपने बच्चों के लिए तैयार किया कि एक दिन मेरे बच्चे किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाएं। ये भी एक बैगेज है। जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे हैं, वो ये मांग के आए हैं कि हमको फोन करवा देंगे अपने पिताजी से। ये अमित जी, अर्पित जी जरूर फोन सुन ले, लेकिन धीमांस नौजवान ये फोन सुनने वाला नहीं, उठाएगा नहीं, चतुर हो गया, रख देगा फोन। तो फिर क्या होगा? क्यों बेटे, है कि नहीं? और जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो बहुत साधारण परिवारों से आए हैं, वो भी एक कॉम्प्लेक्स है, वो भी एक बैगेज है। अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते बहुत सारे बच्चे। कुछ बच्चे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए हैं। यही वजह है कि जानबूझकर मैं अपनी बात को हिंदी में कह रहा हूं पूरी तरीके से, और हर एक किसी को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। वो बंगाली हो सकती है, वो तेलुगु हो सकती है, वो तमिल हो सकती है, वो उड़िया हो सकती है, छत्तीसगढ़ी हो सकती है, हिंदी हो सकती है। तो ये कभी मन में वो बैगेज मत रखो कि मुझे इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती जो दूसरों को आती। बहुत अच्छी आपने तैयारी करी है भैया अग्रवाल जी। देखो पानी भी रखा हुआ है नीचे, वक्त पे मिल रहा है तैयारी। लेकिन बहुत सारे लोगों को प्यास लगी होगी, वो अभी बैठे हैं हिम्मत करके, उनके लिए मैं बहुत क्षमा मांगता हूं। तो मैं जब अपने कॉलेज गया तो मेरे मन में ये बहुत सारी बातें आई। मैं बहुत अमीर परिवार का नहीं था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी एक पुलिस के सिपाही थे मध्य प्रदेश में, और कम उम्र में मैं छोटा था तब उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मुझे याद है एक बार मैं एक सर्टिफिकेट लेके आया लेखन प्रतियोगिता में, फर्स्ट आ गया पूरे जिले में, बहुत कम उम्र में। बड़े बच्चों के बीच में भी मेरी लिखाई अच्छी मानी गई और मैं प्रथम आ गया। उस सर्टिफिकेट को बहुत गर्व के साथ मेरे परिवार ने लिया। मेरे पिताजी बहुत खुश हुए और जगह जगह उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों को बताया घूम घूम करके मेरा बेटा पूरे जिले में फर्स्ट आया है लेखन प्रतियोगिता। फिर मैं भाषण प्रतियोगिता में भी फर्स्ट आने लगा। तो हमारा घर कच्चा था विदिशा में, उसके ऊपर वो मिट्टी के कबेलू थे। तो होता क्या था कि अक्सर बंदर आ जाया करते थे आसपास से और बंदर उन कबीलों को तोड़ देते। तो मेरे बड़े भाई, मैं, पिताजी कई कई दिनों तक, बारिश आने से पहले कई दिनों तक उन कबीलों को ठीक करते थे, नए कबीलू लगाते थे, पुराने टूटियों को हटाते थे, क्योंकि पानी टपकता रहता था। और रात को होता यह था कि जब वो बारिश होती थी और पानी टपकता था तो हम लोग अपने कमरे में बिस्तर को उठा के यहाँ से वहाँ लगाएंगे, वहाँ से वहाँ लगाएंगे, सामान को भी ऐसी जगह रखेंगे। अचानक अगर कहीं से पानी टपकने लगता था तो नीचे बाल्टी रखेंगे, कुछ और बर्तन रख देंगे ताकि पानी उसमें टपक सब जगह ना बिखरे। एक दिन हमारी नींद लग गई तो एक टीन के बक्से में, पुराने बक्से में मेरे सर्टिफिकेट रखे हुए थे। और जब मैं सवेरे उठा तो मैंने देखा, जल्दी से जाके अपना बक्सा देखा कि किताबें, सर्टिफिकेट वगैरह उसी में रखे। उसी के ऊपर इत्तेफाक से पानी टपक गया और पानी अंदर चला गया। तो मेरी जिंदगी का जो पहला सर्टिफिकेट था, मैंने उसे ढूंढा बक्से में से, तो वो तो दुगदी बन गया, एकदम गीला होके
सब एक दूसरे से कागज चिपक गए, वो सर्टिफिकेट भी चिपक गए। अब बहुत रोया मैं, अब कुछ कर भी नहीं सकते थे उसका, वो तो चिपक के सारा बह गया। तो मेरे पिता थे उस समय जीवित, उन्होंने कहा बेटे काय बात के लिए रो रहे हो? तो बताया, मुझसे बोला भी नहीं गया, हिचकियां भर रही थी मेरी। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो कागज है, कागज था जिस पर तुमको प्रमाणित किया गया कि तुम सबसे अच्छे वक्ता हो इस जिले के, सबसे अच्छे लेखक हो इस जिले के। ये पानी में बह सकता है लिखा हुआ कागज, लेकिन जो कुछ तुम्हारे मन मस्तिष्क में, तुम्हारे हृदय में लिखा गया है, उसे दुनिया की कोई भी बाढ़ नहीं बहा सकती। योग्यता को अपने अंदर इतना समेट लो। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से, हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, खुदा खुद पूछने लगे। तुम लोग यहां आए हो इस भरोसे के साथ आगे बढ़ो, लीव योर बैगेज ऑफ। दूसरी चीज, ऑलवेज कीप ओपन योर विंडोज, बट डोंट ब्लो अप इन द विंड। आप सारी खिड़कियों को खुली रखो ताकि खुली हवा आ सके और खुली रोशनी आ सके, लेकिन इतने कमजोर कभी मत पड़ना कि जब हवा का कोई झोंका आता है तो उसमें बह के भाग जाओ, निकल जाओ, जमीन से उखड़ जाओ, तो नहीं चलेगा। यहां पर बहुत सफलताएं मिलेंगी, इज्जत मिलेगी, नाम मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे, गर्लफ्रेंड भी मिल सकती है, कोई बॉयफ्रेंड भी मिल सकता है। हमारे तो जब मैं पढ़ता था कॉलेज के अंदर, तो 4th ईयर तक सब लड़के ही लड़के थे, सब लड़के लड़के। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते थे कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़की भी पढ़ने आ जाए। 4th ईयर में जाके एक लड़की आई, वो भी दिल्ली से आई मध्य प्रदेश में पढ़ने के लिए। तो काफी हमारे प्रिंसिपल साहब और सब लोगों ने कहा कि इसका ध्यान रखो। तो मैं थोड़ा स्टूडेंट लीडर भी था अपने कॉलेज का, तो मुझे बुला के कहा कि इस लड़की का तुम भी थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि एक ही लड़की है। तो आप हैरान होंगे कि सबसे पहली लड़ाई मुझे लड़नी पड़ी एक स्टूडेंट लीडर के नाते कि इस लड़की के लिए एक सेपरेट टॉयलेट बनाओ। किसी की याद नहीं आया कि जब उसको एडमिशन दे रहे हैं तो एक सेपरेट टॉयलेट की जरूरत भी होगी उसे। बन गया, उसने मुझे बहुत थैंक किया, वो कैलासर करने लगी मुझे। और बाकी लड़के क्या करते थे कि मेरे पास तो भैया साइकिल थी पुरानी, उसे लेके जाता था। कुछ मोटरसाइकिल वाले लड़के भी थे, तो वो मोटरसाइकिल लेके इधर उधर चक्कर लगाते थे और कई बार चोरी से उसकी साइकिल की हवा निकाल देते थे। वो भी साइकिल से आती थी हॉस्टल से लेके वहां तक, ताकि उसकी किसी की मोटरसाइकिल पे वो बैठ के जा सके। तो वो संकोच करती थी, नई लड़की थी, बाहर से आई। तो जब 2-4 बार उसकी हवा निकाल दी साइकिल की, तो उसने मुझसे कहा कैलाश सर मैं आपकी साइकिल पे बैठ के वहां तक चलूं? मैंने कहा चलो, ले जाते। लोग इधर उधर देखते थे मोटरसाइकिल वाले। एक केवल लड़का था जो कार से आता था, वो कार से झांक झांक के देखता था कि मेरे साइकिल के पीछे बैठ के जा रही है वो। एक दिन कॉलेज के अंदर जब ये एनुअल फंक्शन होता है, तो मैं उस कमेटी का हेड था, एनुअल फंक्शन का होने वाली कमेटी। तो हम लेके आए एक बहुत बड़े जो शायर थे, किसी ने पाकीजा फिल्म देखी होगी पुरानी, बहुत चलने वाली फिल्म थी पाकीजा। तो पाकीजा के जो गाने लिखे कुछ लोगों ने, उनमें एक थे कैफ भोपाली।
कैफ भोपाली साहब को बुलाया, बहुत क्रेज था उनका। मंच संचालन मैं कर रहा था। कैफ भोपाली साहब मंच पे आने से पहले, गाना सुनाने से पहले बहुत पी लिया हो। लोग बताते थे कि वो नाश्ता भी शराब के साथ करते हैं। डिनर तो बहुत लोग करते होंगे, मैंने तो अपनी जिंदगी में एक बूंद भी नहीं छुई, तो मुझे तो नहीं पता। लेकिन कोई सुबह से पीने लगे तो क्या होगा। तो शाम को आके वो आए, तो वो एक गद्दे पे, मसनद पे आके आधे लेट गए और हम उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज आइए। अब माइक पकड़ा पकड़ा के उनको दे रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने गाना शुरू किया, एकदम नशे में थे। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। लोग ताली बजाए, स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े हो गए। फिर सोच रहे थे लोग कि आगे कुछ बोलेंगे। फिर उन्होंने आगे गाया, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मोरा। तीसरी चौथी बार उनका वो रिकॉर्ड वहीं रुक गया, उसकी सुई आगे ही ना बढ़े, आगे ही ना बढ़े। अब मैंने उनका हाथ पकड़ा, हमने कहा फैज साहब कुछ तो आगे पढ़िए। तो मेरा हाथ पकड़ के झचकोर के बोले नशे में, तू है, तू नहीं तो लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। मैंने कहा फैज साहब आप दुपट्टा पहन के तो आए नहीं, हमने कैसे ले लिया। फिर वही बात। तो मुझे कुछ नहीं सूझा। वहां 150-200 स्टूडेंट पढ़ते थे और कुछ फैमिलीज थी, तो 400 लोग आ गए ऑडिटोरियम में। तो सिर्फ एक लड़की ऐसी थी जो दुपट्टा पहन के बैठी हुई थी, क्योंकि वही हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा थी। तो मैंने बहुत जोर से कहा मेरी बहन, कितनी हिम्मत बड़ी होगी मुझे बहन कहने में उसे। मेरी पत्नी सुमेधा जी मुस्कुरा रही है, देखो। मैंने कहा ये मेरी बहन बैठी हुई है नीचे, बहन तुम प्लीज अपना दुपट्टा दे दो ताकि मैं इनको दे सकूं, इनका दुपट्टा वापस कर सकूं, ताकि ये भविष्य में पढ़ सकें। तो बेचारी वो इतनी भली लड़की थी कि वो लेके दुपट्टा आ गई, अपनी चुन्नी, और उसको लेके हमने फैज साहब को पकड़ाई, कैफ साहब को, कैफ भोपाली। तो कैफ साहब बड़ी मुश्किल से बोले यस, हेलो, ये अच्छा है। तो मेरी ना मानो, रंगरेजवा से पूछो, फलाने से पूछो, ढिमके से पूछो, मान गए। लेकिन आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि एक सप्ताह तक आपका ओरिएंट 24 चल रहा है। मुझे बताया गया कि इसके बाद बहुत लोग आएंगे, अच्छी बात करेंगे, समझाएंगे आपको। तो मैं अपने ही अनुभव के आधार पर ये बातें बता रहा हूं, जो भी बता रहा हूं, कि आप अपने इनहिबिशंस को, अपने बायस को, यहां तक कि जो कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कहीं कहीं से सिखा दिया गया कि हिंदू सबसे अच्छे होते हैं, मुसलमान सबसे अच्छे होते हैं, ईसाई सबसे अच्छे होते हैं, या हिंदू सबसे खराब होते हैं, मुसलमान सबसे गंदी कौम है, ईसाई जो है वो हमें गुलाम बना के बैठे थे, ये सारा का सारा जो सोच फैलाया जा रहा है दुनिया भर में, भारत अकेले में नहीं, पूरी दुनिया में, यहूदी सबसे अच्छे हैं। ये अच्छे बुरे, ऊंचे नीचे, बड़े छोटे की जो दीवारें धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर रची गई हैं कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, या मैं बनिए की बेटी हूं या बेटा हूं, वो दलित की बेटी है, वो दलित का बेटा है, ये पिछड़ी जाति के हैं, ये गांव के हैं। ये मानसिकता से हमको यहां आके मुक्ति पानी, अपना बैगेज छोड़ो, लेकिन खिड़कियों को खुली रखो अपने दिमाग में, नए विचार, नई ऊर्जा का संचार हो सके। सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहो। कोई भी आपको सिखा सकता है, जरूरी नहीं है कि क्लासरूम के अंदर ही आप सीखो, क्लास के बाहर आप और ज्यादा सीखते हो, अपने मित्रों के बीच में और ज्यादा सीखते हो। जब नए दोस्त बनाओगे तो पता लगेगा कि इन दोस्तों के अंदर इतना कुछ है कि मैं सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। ये दायरे को फैलाओ, अपने दोस्ती के दायरे को, ताकि ज्यादा सीख सको। कीप ओपन योर विंडोज, बट मेक श्योर
कि आप उड़ ना जाएं, इतना ना उड़ जाएं कि आप अपने माता पिता के संस्कार भूल जाएं, इतना ना उड़ जाएं कि आप इस धरती ने, इस मिट्टी ने भारत के जो शिक्षा दी है, जो संस्कार दिया है, उसको भूल जाएं। आपके धर्म गुरुओं ने जो अच्छी बातें सिखाई हैं उसको ना भूल जाएं। जो अच्छाई की, मानवता की बातें हैं उसकी जमीन पर, उसकी धरती पर खड़े रहना जरूरी है। स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बहुत लोगों ने कहा जब मेरी बेटी अमेरिका पढ़ने गई कि वो लौट के नहीं आएगी, कैलाश जी आप भेज रहे हो, बहुत कम संभावना है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और वहां से लौटेगी। मैंने कहा ना लौटे, सारी दुनिया हमारी दुनिया है। लेकिन वो बेटी हमारी अस्मिता वहां से लौट के आई ग्रेजुएशन करने के बाद, और मैंने देखा, हमारी पत्नी ने देखा कि बहुत काम किया उसने। She was one of the first girls who did internship and worked. Being an Indian passport holder, it's very rare that one is allowed to enter into the secret corridors and places in US Senate. US Senate में उसने सेनेटर टॉम हार्किन के साथ काम किया, लेकिन कोई परिवर्तन उसके अंदर ऐसा नहीं आया कि वो घर लौट के दोबारा से कुछ बड़े काम ना कर सके। तो पैर जमीन पे रख के रहने की बात है कि वह आपको उड़ाना ले जाए, खासकर प्रसिद्धि उड़ा ले जाती है, दौलत अचानक मिल जाए तो उड़ा ले जाती है, कोई पद मिल जाए बड़ा तो उड़ा ले जाता है। ये हम सब उड़ जाते हैं अपने अपनी जगह से, लेकिन यही जगह है जहां आप सीख सकते हो कि द विंड विल नॉट ब्लो यू। तीसरी चीज बताता हूं। तीसरी चीज है, आप चार दीवारी के अंदर बैठे हैं, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी कन्वीनियंट, इट्स वेरी सेफ, एटलीस्ट द फीलिंग ऑफ सेफ और मे बी द इल्यूजन ऑफ सेफ्टी, कि आप चार दीवारी के अंदर हैं तो ज्यादा सुरक्षित हैं। ये सच है कि आप कई मायनों में सुरक्षित हैं, लेकिन आप कुएं के मेंढक अगर कूप मंडूक बन के रह गए और दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, दुनिया की इकोनॉमी कहां जा रही है, उसके ट्रेड्स क्या हैं, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, उसके कैरेक्टर्स बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी घुस चुकी है। 5 साल में जब आप यहां से निकलोगे तो एआई का कितना दबदबा होगा, आप इसको दिमाग में खोल के रखो। जियोपॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप पॉलिटिशियन बनो, अपनी पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, यानी कि चार दीवारी के बाहर क्या चल रहा है, इस पर भी नजर रखो। तभी आप उन रिस्क को मिटिगेट कर पाएंगे, उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ पाएंगे, और अपने आप को दुनिया के हिसाब से ढालना जरूरी नहीं है। ढालने वाले तो पीछे चलने वाले होते हैं। आपके अंदर वो साहस होना चाहिए कि हम दुनिया को समझ के दुनिया को अपने हिसाब से ढाल लेंगे। मैंने जब काम शुरू किया तो चाइल्ड स्लेवरी, चाइल्ड लेबर शब्द सुनने में नहीं आता था। दुनिया के अधिकांश देशों में कोई काम नहीं हो रहा था। दुनिया में कहीं मॉडर्न डे स्लेवरी पर बच्चों की कोई रिसर्च नहीं थी जो रिसर्च पेपर हम पढ़ सकें। There was no single agency, even the United Nations has not yet taken up this cause of ending slavery of children, child slavery, bonded labor. कहीं कुछ नहीं था। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मैंने विचार बना लिया कि मैं ये लुक्रेटिव करियर लेने के बजाय अपने पैशन को फॉलो करूंगा। मेरा पैशन पहले से बच्चों के लिए था। तो लोग कहते थे मजाक कर रहे हो, ये तो चल रहा है, चलता रहेगा, ये तो गरीब के बच्चे हैं, गरीबी है। लेकिन मैंने कहा गरीबी के कारण बच्चों का शोषण हो रहा है, ये अर्ध सत्य है, आधा सच है। लेकिन बच्चों का शोषण अगर चलता रहा तो दुनिया से गरीबी और अशिक्षा कभी खत्म नहीं। चिल्ला चिल्ला के मैं थकता रहा, लेकिन वो वक्त भी आया जब यूनाइटेड नेशंस ने मुझे बुला बुलाकर
नोबेल प्राइज से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली को एड्रेस करने के लिए मुझे बुलाया। दूसरी बार तो नोबेल प्राइज विनर होने के बाद बुलाया। नॉर्मली वो बुलाते हैं प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, लेकिन 2000 में जनरल असेंबली को एड्रेस करने बुलाया मुझे, क्योंकि मैं जो बात रख रहा था वो बात लोगों की समझ में आई। विश्व बैंक ने एक स्पेशल प्रोग्राम करके उन दिनों मुझे बुलाया और इस पर अध्ययन कराया कि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड स्लेवरी का असर इकोनॉमी पे कितना नेगेटिव पड़ता है। इट परपेचुएट्स इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी। द डायरेक्ट रिजल्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यंग पीपल। तो चला, तो ये मान के मत चलो कि आप हवा के अंदर बहते चले जाओगे, पीछे पीछे भागोगे। ड्रीम टू शेप ए न्यू वर्ल्ड, ये हिम्मत हमको कॉलेज यूनिवर्सिटी के दिनों में रखनी पड़ती है। जब आप यहाँ से चले जाओगे, कहीं अपना जॉब करने लगोगे, शादियां हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर बहुत कम संभावना इस बात की है कि एक नई दुनिया का सपना आप देख पाओ। ये उम्र है जहां आप एक नई दुनिया बनाने का सपना देख सकते हैं। आपके अंदर वो हौसला है और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उस दुनिया को बनाने में अगुवाई कर सकते हैं। लेकिन कीप योर आईज ओपन, लुक बियॉन्ड द वॉल्स, लुक बियॉन्ड द बाउंड्रीज, बी डिसरप्टिव, हैव करेज टू क्वेश्चन। सॉरी, मैं अंग्रेजी में चला गया, आप नहीं बोलो। आप सवाल रखने की हिम्मत जुटाइए। संसार के इतिहास में सभ्यता का विकास कैसे हुआ, ज्ञान का और विज्ञान का विकास कैसे हुआ, टेक्नोलॉजी ने कैसे आगे आगे कदम बढ़ाए। इफ द पीपल, अगर लोग बने बनाए रेडीमेड आंसर्स के पीछे खड़े होकर चुपचाप जिंदगी बिताते रहते तो सभ्यता आगे कभी विकास नहीं करती। 100 साल से, 200 साल से, 1000 साल से, 5000 साल से जो हमें सिखाया जाता है उत्तर के नाम पर कि यही सत्य है, इसी के पीछे छुप के खड़े हो जाओ, इसी को अपना ढाल बना लो, तो सवाल उठाने की क्षमता मर जाती है। जात पात क्यों है आखिर? ये हिंदू मुसलमान का भेदभाव क्यों है आखिर? ये स्त्री पुरुष के बीच में आज तक समानता क्यों नहीं हो रही आखिर? ये पाकिस्तान, भारत, ये दुनिया में टुकड़े टुकड़े हमारी धरती के हुए पड़े, ये क्यों है आखिर? ये दुनिया इतनी गर्म क्यों होती जा रही है आखिर? इतने सारे आंदोलन चल रहे हैं क्लाइमेट जस्टिस के लिए, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, ये सब, इसके बावजूद ये सब समस्याएं बढ़ क्यों रही हैं? सवाल उठाने का साहस जिस नौजवान में होगा वही सभ्यता को आगे ले जाएगा। Don't hide behind the ready-made answers, centuries-old answers. Have courage to question. Question, सवाल उठाओ, बाउंड्रीज से बाहर, इसे डिसरप्शन कहते हैं। इसी से साइंस आगे बढ़ी। साइंस आगे नहीं बढ़ती अगर ये ना होता तो, सवाल अगर नहीं उठाते वैज्ञानिक, तो फिर सूरज धरती के आसपास घूमता रहता। हमारी नजर में आज तक धरती सूरज के चक्कर लगाने की बात किसी ने सोची होगी, सवाल उठाया होगा? तो ये तीसरी चीज। पहली चीज, अपना बैगेज छोड़ दो बाहर। दूसरी चीज, अपनी विंडोज ओपन रखो, खिड़कियां खुल के रखो। तीसरी चीज, आप दीवार से बाहर की दुनिया को देखते रहो। लुक बियॉन्ड द बाउंड्रीज एंड वॉल्स। सवाल उठाते रहो अगर गलत है तो। और चौथी और आखिरी चीज है, इवॉल्व योरसेल्फ एज द प्रॉब्लम सॉल्वर्स। हर दिन अपने आप को समस्या का शिकार मत मानो। कंप्लेनेंट बन के बाहर मत खड़े रहो कि यार ये खराबी है, इसकी वजह से है, ये सरकार की वजह से है, ये यूनिवर्सिटी की वजह से है, ये किसी और की वजह से है।
माता पिता ने ये बुरा किया होगा इसीलिए हमारी ये हालत है, माता पिता ने हमारे बचपन पे ध्यान नहीं दिया तो हमारा ये है, कुछ भी हो सकता है। ये जो कंप्लेंट्स हैं उसके पीछे हम छुप जाते हैं या काम पूरा कर लेते हैं, वो प्रॉब्लम्स के मकड़ जाल में हम फंसे रहते हैं। एक ऐसी मकड़ जाल है ये, एक ऐसा वेब है प्रॉब्लम्स का जिसमें उलझ के रह जाते हैं। सो ट्राई टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर। अपने आसपास ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे हम समस्याओं का समाधान निकालते हैं। जब भी हमें समस्या नजर आए तो हम अपने आप से पूछें कि इस समस्या में मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, इस समस्या में मैं सिर्फ दूर खड़ा होकर देख रहा हूं, इस समस्या की शिकायत कर रहा हूं, या समस्या के मकड़ जाल में उड़ जाऊं, या फिर समस्या के समाधान करने का मादा अपने अंदर पैदा कर रहा हूं हर रोज। आज दुनिया में सबसे बड़ा कानून जो बच्चों के लिए बना, मेरे जैसे आदमी ने एक सपना देखा और सवाल उठाया, शिकायत करने के बजाय कि दुनिया में एक विश्व यात्रा करेंगे, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 1998 में हमने 103 देशों की यात्रा की धरती पर। 6 महीने तक वो यात्रा चली दुनिया के 3 कोने से, इस बात को लेकर कि देयर वाज नो इंटरनेशनल लॉ अंटिल दैट टाइम। 98 तक बच्चों की गुलामी, बच्चों के शोषण के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं था, जिसको हम कहते हैं द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन। 1998 में 6 महीने चली यात्रा, 130 देशों में हमने 80,000 किलोमीटर की दूरी तय की, और ये 80,000 किलोमीटर आर द डबल देन द पेरिफेरी ऑफ द अर्थ। कोई पीआर एजेंसी हमारे पास नहीं थी, जिसको जहां लगा छाप दिया, नहीं लगा नहीं छापा, लेकिन हम चले। हमारे साथ कुल मिलाकर 15 million people joined the march, including 70 presidents, prime ministers, kings and queens on the way. And when we reached in Geneva, at the United Nations Geneva office, Geneva headquarters, the ILO was bound and the international community was forced, morally forced, to take action and enact this law that is called the International Convention on the Worst Forms of Child Labor. That is the result of a tiny dream an Indian, ordinary Indian like me could have. संभव हुआ ये, और तब दुनिया में बाल मजदूरों की संख्या 25 करोड़ थी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, जो 15 साल के 18 साल के अंदर घट के 15 करोड़ रह गई, 25 करोड़। चीजें बदल सकती है, लेकिन when you be the problem solver, इसी को कहते हैं compassion। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले बता दूं कि दुनिया में आज हमारी दुनिया जितनी अमीर है उतनी पहले कभी नहीं। आज हमारी दुनिया जितनी ज्ञानवान है, नॉलेजेबल है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आज दुनिया में जितने अच्छे संविधान और कानून कायदे हैं, will keep on evolving. It's a process of evolution of justice. वो चलता रहेगा, लेकिन जितने आज हैं उतने पहले कभी नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी आज दुनिया में जितनी टूटी हुई दुनिया है, जितनी बिखरी हुई दुनिया है, हमारे मन में, हमारे घर में हम बिखरते जा रहे हैं, हमारे परिवार में हम बिखरते जा रहे हैं, हमारा बिखराव हमारे मोहल्ले के अंदर है। ये जो कनेक्टेडनेस है, जो डीप कनेक्टेडनेस है, वो लूजन होती जा रही है, वो डिमिनिश होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। वो क्यों हो रहा है? इतने लोग क्यों भूखे सो रहे हैं दुनिया में? ये क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? हमारे पास तो पेरिस अकॉर्ड है, हमारे पास तो रियो डी जेनेरो में हमने संधि की थी ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए। लेकिन हमारी जो जीवन पद्धति है, एक तरफ तो वो है
कि हम कितने ज्यादा शौकीन हो रहे हैं कि नए से नया सामान खरीदें, कितनी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हमें पुश कर रही है, हमारे दिमाग को कंडीशन कर रही है कि हम जो सामान की जरूरत नहीं है वो सामान खरीद रहे हैं। इंडस्ट्री बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन कंज्यूमरिज्म की मार के साथ ग्लोबल वार्मिंग को कैसे आप मिलाकर देखते हैं, ये बहुत जरूरी बात है। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है उसमें? आर वी कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम और वी इमर्ज एज द प्रॉब्लम सॉल्वर? ये सारे सवाल हमें पूछने हैं। समस्या, द प्रॉब्लम सॉल्वर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, ये प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। धर्मगुरु हमारे ये समस्या के समाधान करता है, लेकिन समस्या के समाधानकर्ताओं और समस्या से पीड़ित लोगों के बीच में कितना ईमानदार संबंध है, ये पूछने की बात है। ये बात मुझे बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने 17 लोगों को बनाया कि ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आगे बढ़ाने वाले एडवोकेट, व्हाट दे कॉल द यूएन एडवोकेट्स ऑन एसडीजी। प्रेसिडेंट्स हैं, कई देशों के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मुझे भी बुला लिया, लेकिन मैं ये ऐसी कड़वी बातें भी करता हूं वहां, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। उसके लिए आपको बहुत मॉरल अथॉरिटी चाहिए। अगर आप अपेक्षा करते हो कि ये हमसे, इससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे क्या मिल जाएगा, ये कैसे नाराज हो जाएगा, वो कैसे नाराज हो जाएगा, तो क्या होगा? तो पॉलिटिशियंस के, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ तो ये मामला है। प्राइम मिनिस्टर हमारे गरीब देशों का तो एक दो ही हैं, सब अमीर देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं उसमें। तो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं, इस तरह के लोग। अफ्रीकी देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी हैं। मैं भी बैठता हूँ उन 17 लोगों के साथ साल में 2 बार, हम लोग बात करते हैं आपस में। तब मैं ये बात कहता हूँ, वही अभी कह रहा हूँ कि जो लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, सो कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, और दोज हु आर प्रॉब्लम सफरर्स, उनके बीच में ईमानदार संबंध घटता जा रहा है। When you feel the suffering and pain of others as your own suffering, when you feel that these children who are suffering and sold and bought like animals, the children who are put into slavery and mines, and you are using their clothes, you are using their chocolates, you are using their bricks for your comfort, जब तक आप उन बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझेंगे, आप दुनिया में उसका समाधान नहीं कर सकते। इजराइल से जिनको चुराया गया वो बच्चे हमारे बच्चे हैं, जिनको मारा गया वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन गाजा में जिन बच्चों की हत्या हो रही है वो हमारे बच्चे हैं। अगर ये एहसास हमारे अंदर नहीं होगा तो हम समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ बयानबाजी करेंगे, हम सिर्फ लोगों को समझाएंगे, हम सिर्फ उपदेश देंगे। उपदेश से उपचार नहीं होने वाला, उपचार अलग चीज है, उपदेश अलग चीज है। उपचार करने के लिए you must have that genuine feeling for the suffering of others. You must feel connected with the problem of others. लेकिन इस कनेक्शन में आप डूब मत जाइएगा। Compassion is not a soft emotion. It is not a value or virtue. It is not a teaching and preaching. It is selfless problem solving. जब आप दूसरों की सेल्फलेस प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो आप कंपैशनेट होते हैं। आप ये कर सकते हैं। जब आप खुद आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उनकी तरफ देखिए जो किसी वजह से पीछे छूट गए। हमारे यहाँ वेद का मंत्र है जो मैंने नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच में भी बोला। मैं आपको बता दूं कि जब वो नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच के लिए मैं नॉर्वे गया था, ओस्लो में, तो सबने कहा कि आपको अंग्रेजी में ही बोलना चाहिए क्योंकि दुनिया सुनती है उसको। ऑलमोस्ट 1 बिलियन पीपल लिसन टू द नोबेल पीस एक्सेप्टेंस स्पीच दैट डे, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम उस पर बहुत रिसर्च होते हैं, उस पर बहुत लिखा पढ़ा जाता है, ज्यादातर पर, सब पर तो नहीं। तो सबने कहा, मेरे दोस्तों ने, कि अंग्रेजी में बोलिए। मैंने कहा ठीक है, देखो
तो मैं जानता था कि मुझे 90% तो अंग्रेजी में बोलना है, लेकिन मैं 10% संस्कृत में और हिंदी में भी बोलूंगा, क्योंकि उस मंच से किसी ने हिंदी का एक शब्द आज तक नहीं बोला। संस्कृत की बात छोड़िए। पहला मैं भारतीय, मैंने जैसे कहा कि भारत में पैदा हुआ, उस मंच पर खड़ा था। So what I said that day, what I recited in fact from Vedas, Sangachadvam samvadadvam samvo manansi janata. The first phrase in itself is the answer to all the questions of the world. The first phrase, Sangachadvam, let us walk together. हमने आज तक नहीं सीखा कि हम साथ साथ चलेंगे कैसे, पति पत्नी कैसे साथ साथ चलेंगे, भाई भाई कैसे साथ साथ चलेंगे, दोस्तों के साथ ईमानदारी से आप कैसे साथ साथ चलेंगे। साथ चलने का अर्थ है कि जो थोड़ा थक जाए या पिछड़ जाए, उसकी हैंड होल्डिंग करिए, उसको समझाइए, ढांढस बधाइए, विश्वास दिलाइए कि आप चल सकते हो, और जरूरत पड़े उसका हाथ पकड़ के चलिए। थोड़ा सा आपको भी धैर्यपूर्वक रुकना पड़ेगा या धीमा होना पड़ेगा, और उस पीछे चलने वाले को भी सीखना पड़ेगा कि वो बराबर में कैसे चल सके। ये अर्थ है। तो आज से आप जिस नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं या यात्रा के अगले पड़ाव की शुरुआत कर रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत आपको बधाई देता हूं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये कहावत जिसने बनाई ना, अकेला चना क्या भाड़ तोड़ सकता है, क्या भाड़ फोड़ सकता है, उससे ज्यादा पाप किसी ने नहीं किया। जितने नोबेल लॉरिएट्स मेरे दोस्त हैं, पर्सनल फ्रेंड्स हैं, अभी मेरी एक बहन है यमन की, बहुत भाई की तरह मानती है, बड़े भाई की तरह, तबक्कुल करमन। तबक्कुल ने कहा कि कैलाश जी, मेरे 2 बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि अगर उनको संस्कार और शिक्षा कोई दे सकता है तो आप दे सकते हो। मैं उन्हें आपके हवाले कर रही हूं, वो आपके साथ रहेंगे 1-2 महीने, तो उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। तो वो दोनों बच्चे अभी हमारे साथ, हमारे जो जयपुर, जो पुराना जयपुर है, यहाँ से 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर हमारा आश्रम है, वो दोनों बच्चे आलिया और अब्राहिम वहाँ पर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बच्चों के बीच में रहो, महीने भर फिर बात करो। कल जब मैं आया तो दोनों बच्चे मेरे साथ थे वहाँ। एक बहुत बड़ी दुनिया में बहुत बड़ी फायर ब्रांड नोबेल लॉरिएट है पीस की, लेमा बोई। लेमा वो शख्स है, वो महिला है, हमारी छोटी बहन है, जिसकी वजह से लाइबेरिया में डेमोक्रेसी आई, जिसके वजह से लाइबेरिया में इंसर्जेंसी खत्म हुई, और इसी वजह से उसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। वो पिछले 2 साल पहले, 3 साल पहले, नहीं 2 ही साल पहले, उसने एक दिन मुझे कहा कि कैलाश, दुनिया में इतनी समस्या हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। इफ़ आई कैन फाइंड द जॉय एंड पीस, आई थिंक दैट योर होम एंड योर आश्रम इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो लेमा यहाँ पर आके 1 महीने हमारे साथ रह गए, आश्रम में और हमारे घर पर। दोस्त है हमारे। जोडी विलियम्स, जिसने दुनिया में लैंड माइनिंग रुकवाई और सबसे वाइब्रेंट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मानी जाती है अमेरिका की, नोबेल लॉरिएट, बहुत पुरानी, हमसे 10 साल बड़ी उम्र में। अभी मार्च में वो आके हमारे साथ यहाँ रही। तो हमारी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपस में बहुत दोस्तियां हैं हमारी। ये कम होता है कि 2 पीस लॉरिएट एक साथ इतने दिन रहें, ये कम होता है कि एक लॉरिएट दूसरे पर इतना भरोसा करे कि अपने बच्चों को भेज दे उसके पास रहने के लिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। लेकिन हर लॉरिएट के अंदर ये ताकत थी, मैं जिनको जानता हूं। अभी आपने कहा कि वो बहुत अच्छा लेख लिखा कि केमिस्ट्री के नोबेल लॉरिएट यहाँ आई और उन्होंने किस तरह अपना बचपन गुजारा। तो वो जो अकेला चना भाड़ नहीं तोड़ सकता, उसको नकार दिया सबकी, ज़्यादातर की जर्नी इसी तरह की जर्नी, खासकर पीस लॉरिएट्स, साइंटिस्ट की भी ऐसी जर्नी। तो मैं जब
प्राइज लेने के लिए मंच पर खड़ा हुआ तो मैं उस कुर्सी पर बैठा था जिस पर मार्टिन लूथर किंग बैठे थे, नेल्सन मंडेला बैठे थे। वो कुर्सियां बदलते नहीं हैं। दुनिया के जितने महापुरुषों के नाम आप लोगे जिनको पीस प्राइज मिला है, वो उन्हीं कुर्सियों पर बैठते हैं और वहां से हमें बिठाया जाता है और उठ के हम मंच पर जाते हैं। ये दुर्भाग्य था कि हमारे देश में गांधी जी उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। अगर गांधी जी को नोबेल पुरस्कार मिला होता तो उस कुर्सी की कीमत 1000 गुना ज्यादा बड़ी हो जाती। हमें और ज्यादा गर्व होता उस कुर्सी पर बैठने पर। लेकिन जो भी हुआ, कहा जाता है कि मृत्यु के उपरांत देते नहीं है किसी को प्राइज, और गांधी जी की मृत्यु हत्या हो गई 1948 में, और 1948 में किसी को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, तो ये पीस प्राइज नहीं दिया गया। तो ये माना जाता है कि शायद गांधी जी को मिलने वाला है। लेकिन ये 50 साल तक बात छुपा के रखी जाती है कि किसको मिलना था, किसको नहीं मिला, मिला नहीं मिला, वो लोग छुपाते हैं। तो जब मैं वहां उठ के खड़ा हुआ इसी तरह मंच पर बोलने के लिए, तो मेरे पास रिटन नोट्स थे। मुझे आदत नहीं है पढ़ के बोलने की, तो मैं वो कागज भूल गया, आगे पीछे हो गए वो कागज। तब एक कहानी मुझे याद आई जिसको कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ 1 मिनट में। सो जब कागज खो गए, तो इट नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ नोबेल एक्सेप्टेंस पोडियम, किसी ने अपना स्पीच के कागज लिखे हुए खो दिए। मैंने, ऐसा हो गया मेरे हाथ से। सब नर्वस हो गए। मेरे सामने वहाँ के किंग, क्वीन, प्रिंस और प्रिंसेस बैठे, उसके पीछे वाली रो में प्राइम मिनिस्टर बैठे, सारे मंत्री बैठे, और दुनिया के कई देशों के तमाम बड़े इंपॉर्टेंट लोग बैठे। सारी दुनिया सुन रही है, लाइव हो रहा है CNN पे, BBC। तो मैं कागज भूल गया। तो मैंने कहा कि एक बार जंगल में बहुत बड़ी आग लगी, सारे जानवर, सारे पक्षी, पशु अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। तो तेजी से बाहर भागने वालों में जंगल का राजा शेर भी था। शेर ने अचानक देखा भागते भागते एक बहुत छोटी सी चिड़िया आग की लपटों की तरफ भाग रही, सीधा आग की लपटों की तरफ भाग रही। तो शेर ने सोचा कि ये पागल हो गई है आग देखकर और आत्महत्या करने जा रही है। तो वो चीख कर बोला, क्या करने जा रही हो? आर यू गोइंग टू कमिट सुसाइड? व्हाट आर यू डूइंग? तो उसने कहा, लॉर्ड, लुक एट माई बीक। उसने कहा कि मैं जंगल की आग बुझाने जा रही हूं, क्योंकि जिस जंगल में मैं पैदा हुई हूं, बड़ी हुई हूं, उस जंगल को मैं जलते हुए छोड़ के नहीं जा सकती। तो उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, सिंह महाराज, मेरी चोंच में रखी हुई पानी की एक बूंद को देखो। Look at my beak, I am carrying a drop of water. I am going to do my bit. मैं अपना कर्तव्य पूरा करने जा रही हूं। और चिड़िया उड़कर चली गई सीधी आग की तरफ। That is a legend. We are born in this world. We have to think, are we really going to do our bit? Are we contributing to the problems and global warming and all kind of dirty things happening, evils happening in the world? Are we contributing or we resolving that? जब हम जहाँ से जाएं तो हम एक दुनिया को बेहतर दुनिया बना के जाएं। ये काम आप यहाँ इस विद्या मंदिर से, इस JECRC के कैंपस से सीखेंगे। ये मुझे अपेक्षा है। अपने मन में भरोसा करिए कि यू आर द चेंज मेकर्स, यू आर द लीडर्स, यू आर नॉट ओनली द फ्यूचर, यू आर ऑल्सो द प्रेजेंट। Since you are presenting and sitting on this chair, you are present.
आप हैं यहां पर, अगर आप हैं तो आप दुनिया को बदल सकते हैं. Don't look for the heroes of the street. Don't look the heroes which speak in the temples and mosques and churches. Don't look the heroes in the parliaments and assemblies. They may be there. They may be there. We should respect them. We should learn from them. But my dear young friends, the real hero resides in you. In you. असली हीरो आपके अंदर है, आपके अंदर है, आपके अंदर है. क्या आपको मेरी बात पर भरोसा है इतने देर बाद? अगर भरोसा है तो हाथ ऊपर करो. भरोसा है कि आपके अंदर एक हीरो है जो कंपैशनेट है, जो दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. एक बार जोर से बोलो सब लोग. जब मैं कहूंगा, मैं पूछूंगा कि हीरो कौन है. Who is the hero? Tell I am the hero. Who is the hero? ऐसे मरते मरते अभी तो हाथ ऊपर किया था बड़े जोर से. Who is the hero? Who is the change maker? ये बीच में हमारी बेटियां बैठी हैं, अभी भी संकोच कर रही हैं. माएं ज्यादा संकोच कर रही हैं. आप भी ऐसे हीरो हैं. मां से बड़ा कोई हीरो नहीं है, पिता से बड़ा कोई हीरो नहीं है. जो मां एक पुत्र पुत्री को जन्म दे सकती है, वो दुनिया में टेलीविजन पे दिखने वाला कौन सा हीरो देगा? टेलीविजन दिखा के अपने घर में देगा. एक घर में मां जन्म देती है, लेकिन जो हीरोइन बन के आती है तो उसका नकली पुत्र होता है, नकली पुत्री होती है, असली नहीं होते. आपने तो असली को दिया ना जन्म, जो आज पढ़ने आया है या पढ़ने आई है. तो जोर से बोलो, हु इज द हीरो? अच्छा, अंग्रेजी के बजाय हिंदी में पूछता हूं, हीरो कौन है? मैं हूं, कहिए जोर से, हीरो कौन है? अरे यार, फिर अब मैं नहीं जाऊंगा यहां से 2 घंटे और. एक बार जोर से बोल दो, हीरो कौन है? मैं हूं कौशिक. हीरो कौन है? कौन हीरो है? बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद आपका. आपने मुझे बुलाया है और इतनी देर तक सुना. बहुत धन्यवाद.